नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट बुक्स आती हैं उनके नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम BS नेगी वन लाइनर बुक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का आज हम यहाँ पे 57वां पार्ट कवर करेंगे। अभी तक हमने इस सीरीज में 56 पार्ट्स में 2800 प्रश्नों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ सीरियल वाइज यहाँ पे कवर किया है। तो अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करेंगे और आज के वीडियो में पमार वंश से रिलेटेड वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अजयपाल से पहले संपूर्ण गढ़वाल का क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा हुआ था? देखिए, अजयपाल के शासन करने से पहले पूरा गढ़वाल क्षेत्र 52 गढ़ों में बटा हुआ था। इन 52 गढ़ों का एकीकरण अजयपाल ने किया। इसके बाद जो ये पूरा गढ़वाल का क्षेत्र था, जो गढ़ों में बटा हुआ था, ये गढ़वाल कहलाया और अजयपाल को गढ़पाल बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पमार राजाओं की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पमार राजाओं की अगर हम शुरुआती राजधानी की बात करें तो ये चांदपुर गढ़ में थी। ठीक है, चांदपुर गढ़ आपके वर्तमान में चमोली जनपद में पड़ता है। आटागाड़ नदी के तट पर ये पड़ता है। नदी भी आपको याद रखनी है। जब कनकपाल यहाँ पर आया था तो वो चांदपुर गढ़ में गया और यहीं पर उसने पमार वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, इसके बाद राजधानी देवलगढ़ में गई, उसके बाद श्रीनगर में गई और आखिर में राजधानी टिहरी रियासत में गई। ठीक है, कौन सा गढ़ गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक था? देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं का विभाजक था आपका भदाणगढ़। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कतुरियों से संबंधित गढ़ कौन सा था? तो कतुरियों से रिलेटेड एक गढ़ था जिसे मनीला गढ़ के नाम से बोला जाता था। ठीक है, ये वही मनीला गढ़ था जिसके ऊपर बाज बहादुर चंद ने, जो चंद राजा था, वो आक्रमण कर देता है। जिसके बाद जो ये कतुरी थे, ये गढ़वाल की तरफ भागते हैं, गढ़वाल के सीमाओं पर लूटपाट मचाते हैं। फिर इनको गढ़वाल से कौन खदेड़ती है? तीलू रौतेली। ठीक है, चलिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश की शुरुआती राजधानी हमने देखी। इस वंश का संस्थापक कनकपाल था। कनकपाल यहाँ पर आया, गुजरात धार नगरी से ये आया था। उस समय चांदपुर गढ़ में भानु प्रताप करके एक राजा था, वो शासन करता था। उसने कनकपाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और फिर इसे चांदपुर गढ़ का गढ़पति घोषित कर दिया। ठीक है, तो परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। पमार वंश का प्राचीनतम अभिलेख किस राजा का मिला है? देखिए, पमार वंश का जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मिला है वो जगतपाल का मिला है। जगतपाल का अभिलेख हमें 1455 का मिला है। कब का अभिलेख है वो 1455 का अभिलेख है, जो कि देवप्रयाग में जो प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है वहां से हमें मिला है। तो क्वेश्चन बनता है, प्राचीनतम अभिलेख किसका है? आप बताएंगे जगतपाल का। कहां से मिला है? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। और कब का है? 1455 का है। इस अभिलेख में जगतपाल को रजबार बोला गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये अभिलेख मिला है जगतपाल का, इसमें इसको क्या बोला गया है? तो इसे रजबार बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट किताब है गढ़वाल वर्णन। इसके लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। पमार वंश की स्थापना को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि इसकी स्थापना कब हुई। कुछ विद्वान मानते हैं 1888 में हुई, कुछ मानते हैं 688 में हुई। ठीक है, जो हरिकृष्ण रतूड़ी हैं ये प्रधानमंत्री रहे थे टिहरी रियासत में। ठीक है, नरेंद्र शाह के। हरिकृष्ण रतूड़ी मानते हैं, इन्होंने अपनी किताब, जो इनकी किताब है गढ़वाल का इतिहास, उसमें इन्होंने पमार वंश की स्थापना 1888 बताई। और इनकी जो ये वाली किताब है गढ़वाल वर्णन, इसमें इन्होंने पमार वंश की स्थापना 688 बताई। इसीलिए मतभेद है, दोनों अलग अलग डेट्स एक ही व्यक्ति ने बताई हैं। आपको ज़्यादा जो रेफरेंस देना है वो 888 को देना है। 888 में ये सही आंसर है, पमार वंश की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध किताब है एक और गढ़वाल जाति प्रकाश, इस किताब को बालकृष्ण शांति भट्ट के द्वारा लिखा गया है।
किसके द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची को अल्मोड़ा सूची कहा जाता है? तो पंवार शासकों की सूची जो एटकिंसन ने दी है उस सूची को अल्मोड़ा सूची बोला जाता है। अलग अलग व्यक्तियों ने पंवार वंश से रिलेटेड एक जो वंशावली है वो दी है, एटकिंसन ने दी है। इसके अलावा जो हार्डविक था, कैप्टन हार्डविक, उसने दी है। इसके अलावा जो बैकेट है, जिसे विकेट भी बोला गया है, इसने भी दी है। सबसे ज्यादा जो मान्य सूची मानी जाती है वो बैकेट की मानी जाती है। ठीक है, एटकिंसन की सूची को अल्मोड़ा सूची कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बैकेट की सूची को यहां पर सत्य माना जाता है, क्योंकि जो इसने सूची दी है वो सुदर्शन शाह का जो ग्रंथ है सभासार, उसके ऊपर आधारित है और उससे मिलती जुलती ये सूची है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो सबसे पहले अपने नाम के साथ शाह की उपाधि बलभद्र शाह के द्वारा लगाई गई थी। बलभद्र शाह पंवार वंश का 43वां राजा था और सबसे पहले माना जाता है इसी ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि लगाई। हालांकि एक और राजा था पंवार वंश का 38वां राजा कल्याणपाल शाह, उसके नाम के साथ भी शाह देखने को मिलता है, लेकिन माना जाता है कि उस समय वो कोई उपाधि नहीं दी गई थी, उसने खुद लगाया था। जो प्रॉपर उपाधि दी गई और उसके बाद जो इनके वंशजों ने जिसको फॉलो किया वो बलभद्र शाह से हमको क्रम देखने को मिलता है। इसके बाद सभी शासकों ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम शासक कौन था? देखिए, पूरे उत्तराखंड का अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह को माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा पंवार वंश का अंतिम राजा कौन था तो आप मानवेंद्र शाह का नाम लेंगे, लेकिन अगर उत्तराखंड का अंतिम राजा पूछा जाता है तो वो होगा प्रद्युम्न शाह, क्योंकि ये एक साथ दोनों जगहों का राजा रहा, गढ़वाल का भी, कुमाऊं का भी। गढ़वाल में ये स्वयं शासन करता था, कुमाऊं में इसने हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री वहां का बनाया हुआ था। ठीक है, प्रद्युम्न शाह। नेक्स्ट है, कनकपाल किस स्थान से चांदपुर गढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जो कनकपाल था ये कहां से आया था? तो ये गुजरात धार नगरी से आया था। इसे याद रखना, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किसकी रचना है? तो एक और किताब, इसको लेकर बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। जो ये किताब है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, इस किताब को राय बहादुर पातीराम के द्वारा लिखा गया है। यह किताब इंग्लिश में लिखी गई है और इसमें पातीराम ने यह बताया कि जो कनकपाल थे ये मालवा से आए थे। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। और एक और किताब हमें मिलती है जो किसकी है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जिसको KM मुंशी के नाम से जानते हैं। उनकी किताब का नाम है द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर। उसमें यह बताया गया है कि जो गुजरात और मालवा है इस क्षेत्र को गुर्जर देश बोला जाता था और कनकपाल इसी गुर्जर देश से आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुर्जर प्रदेश से कनकपाल के आने का प्रमाण किसे माना जाता है? जो अभी मैंने आपको बताया, तो यह माना जाता है कि कनकपाल गुर्जर प्रदेश से आया था। इसका प्रमाण आदि बद्री मंदिर है। जो आदि बद्री मंदिर है चमोली जनपद में, यह आपका जो गुजरात में एक मंदिर है सोलंकी मंदिर, जो सोलंकी शासकों ने बनवाया था, उसकी तरह इसकी शैली है। तो क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकता है कि राज्य के किस मंदिर की शैली गुजरात के सोलंकी मंदिर के समान है? तो वो है आदि बद्री मंदिर। और इसी के तहत यह माना गया इस मंदिर के साक्ष्य को लेकर कि जो कनकपाल था वो गुर्जर देश गुजरात से आया था। ठीक है, किस परमार राजा की एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है? देखिए, ताम्र मुद्रा हमें मिली है लखनदेव पाल की। लखनदेव पाल पंवार वंश का 28वां राजा था और अपने नाम से मुद्राएं छापने वाला पहला व्यक्ति भी कौन था? लखनदेव। ये पेपर में पूछा गया है, अपने नाम से मुद्रा बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? लखनदेव। ये 28वां राजा था। ठीक है, इसके अलावा एक और राजा आया लखनदेव के पाल, जो आया 29वां राजा, जिसका नाम था अनंतपाल द्वितीय। अनंतपाल द्वितीय का हमें एक शिलालेख मिला है, धारशिल शिलालेख। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि धारशिल शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो अनंतपाल द्वितीय से है, जो एक पंवार राजा है। और इसका जो ये अभिलेख है रुद्रप्रयाग के धारशिल से हमें 1994 में मिला था। ये क्वेश्चन बना है, किससे संबंधित है? अनंतपाल द्वितीय का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
अजयपाल किसका पुत्र था? देखिए, पवार राजाओं में सबसे प्रतापी राजा अजयपाल को माना जाता है। तो अजयपाल के पिता का नाम आपको पता होना चाहिए, आनंदपाल इसके पिता का नाम था। अजयपाल पवार वंश का 37वां राजा था, आनंदपाल पवार वंश का 36वां राजा था। ठीक है, नेक्स्ट है, चांदपुर गढ़ से हटाकर अजयपाल ने सर्वप्रथम किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? देखिए, अजयपाल जब राजा बना उस समय पवार वंश की राजधानी चांदपुर गढ़ में है। यह राजधानी लेकर गया देवलगढ़ 1512 में और फिर राजधानी लेकर गया श्रीनगर 1517 में। तो ये दोनों आपको याद करने हैं, क्रम राजधानी का आपसे पूछा जाता है। अजयपाल की अगर हम बात करें, देखिए जो राहुल सांकृत्यान है, राहुल सांकृत्यान अजयपाल को पवार वंश का संस्थापक मानते हैं। संस्थापक कनक पाल है, उसी को आपको टिक करना है। लेकिन अगर नाम लेकर पूछेगा कि राहुल सांकृत्यान किसे मानते हैं, तो अजयपाल को संस्थापक मानते हैं। जो अजयपाल से पहले के 36 राजा हैं उनको राहुल सांकृत्यान मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि वो सारे काल्पनिक राजा थे। ठीक है, अजयपाल के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1490 से लेकर 1519 तक ये शासक रहा था। ठीक है, प्रसिद्ध मापतौल का मापक धूलिपाथा का प्रचलन किसने किया था? धूलिपाथा, इसका प्रचलन अजयपाल ने ही किया था। नेक्स्ट है, किसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक अजयपाल को बोला जाता है। जिस प्रकार भारतीय इतिहास में जो मौर्य राजा था अशोक, उसने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां का रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध ना करने की कसम फिर खा ली थी और धर्म के रास्ते पर वो चलने लगा। उसी प्रकार अजयपाल ने जब उप्पूगढ़ पर आक्रमण किया, जहां का सरदार कौन था? जहां का सरदार था आपका कफू चौहान। तो कफू चौहान के साथ जब अजयपाल का भीषण युद्ध हुआ, कफू चौहान झुकने को तैयार नहीं हुआ, तो बहुत सारा रक्तपात वहां पर हुआ। आखिर में कफू चौहान की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद अजयपाल का हृदय परिवर्तन हुआ और इसने फिर युद्ध ना करने की कसम खाई। तो गढ़वाल का अशोक अजयपाल को बोला जाता है, इसे आपको याद करना है। इसके अलावा अजयपाल को जो इसकी तुलना है इसके साथ, अशोक के साथ डॉक्टर अजय सिंह रावत के द्वारा करी गई है। अजयपाल ने सभी गढ़ों को एक किया था, इसीलिए इसे गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहते हैं। इसको गढ़वाल का नेपोलियन भी बोला जाता है, इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, बाकी जो मानवदत्त काव्य है, कवि भरत की रचना, उसमें अजयपाल को भीम, कृष्ण, कुबेर, इंद्र इनके समान बताया गया है। ठीक है, गढ़वाल का कृष्ण भी अजयपाल को बताया गया है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज ग्रंथ के लेखक कौन थे? जो यह रचना है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, ये रचना जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स की है। डॉक्टर सूरवीर सिंह के सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या बोला गया है? देखिए, ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ, इसके रचयिता हैं डॉक्टर सूरवीर सिंह, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और इस सांवरी ग्रंथ का संबंध किससे है? तांत्रिक विद्या के ऊपर यह किताब बेस्ड है और इस किताब में अजयपाल को आदिनाथ बोला गया है। इसे भी आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यह कथन किसका था कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं? तो मैं पशुओं में शेर की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूं, यह बोला था कफू चौहान ने। ठीक है, जब अजयपाल ने कफू चौहान को बंदी बना दिया था, उसके बाद अजयपाल इसको कहता है कि मेरी अधीनता स्वीकार करें, लेकिन कफू चौहान मना कर देता है और यह स्टेटमेंट वहां पर देता है। ठीक है, तो याद रखना है किसका था? कफू चौहान का। चलिए, नेक्स्ट है, किस राजा को वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है? तो किसको बोला गया है जिसके अंदर जो वीर था, गुणी था और प्रजा को सुख देने वाला? तो प्रजा को सुख देने वाला सहजपाल को बोला गया है। सहजपाल पवार वंश का 42वां राजा था और इसे प्रजा को सुख देने वाला बताया गया है। इसे आपको याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, सहजपाल के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1548 से लेकर 1575 तक ये पवार शासक रहा था और मुगल शासक अकबर के समकालीन था। ठीक है, और एक और चीज सहजपाल को लेकर आपको याद रखनी है कि सहजपाल के ही कार्यकाल में अकबर ने एक अन्वेषक दल यानी खोजी दल गंगा का स्रोत पता करने के लिए गढ़वाल में भेजा था, जिसको सहजपाल ने हरिद्वार में रोक लिया था। ठीक है, इसीलिए इसे चतुर राजा भी बोला गया है, क्योंकि इसने अकबर की सेना को रोक लिया था, जो उसका दल था उसको रोक लिया था, लेकिन फिर भी इसका युद्ध अकबर के साथ नहीं हुआ था। किस पवार शासक के समय मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी?
तो मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा बलभद्र शाह के काल में शुरू हुई थी। बलभद्र शाह परमार वंश का 43वां राजा था, सहजपाल का उत्तराधिकारी था। दरअसल उस समय कुछ जो व्यक्ति थे उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया और जब वो वहां से भागे दिल्ली में तो भागकर वो यहाँ की पहाड़ियों में आकर छुप गए। अब मुगल सेना यहाँ पर नहीं जा पाई, लेकिन बलभद्र शाह और जो इनकी सेना थी वो यहीं की सेना थी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी पहाड़ों पर जाकर उनको पकड़ना। उन्होंने उन विद्रोहियों को पकड़ा और दिल्ली भेज दिया अकबर के दरबार में, जिसके बाद राजदूत भेजने की प्रथा यहाँ पर शुरू हुई। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि बलभद्र शाह खुद नहीं गया था, मुगल से मिलने वाला पहला राजा श्याम शाह होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए, ग्वालदम का युद्ध 1581 में लड़ा गया, कहीं पर इसकी तिथि 1591 है, आपको उसको याद नहीं रखना है, आपको 1581 याद रखना है। लेकिन जो शिव प्रसाद डबराल हैं, जिन्हें उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, वो इसकी तिथि 1591 बताते हैं। तो अगर उनका नाम लेकर पूछा जाए कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार ग्वालदम का युद्ध, जिसे बधानगढ़ का युद्ध बोलते हैं, कब हुआ था, तब आप 91 बताएंगे, अदरवाइज आप इसी को याद रखेंगे। जो ये ग्वालदम का युद्ध हुआ था, ये बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इस युद्ध में बलभद्र शाह रुद्रचंद का एक सेनापति था, पुरुषोत्तम पंत, उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। किसके द्वारा बलभद्र शाह की तुलना भीम से की गई है। तो बलभद्र शाह की तुलना भीम के साथ करी थी कवि देवराज ने। क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। परमारों को शाह की उपाधि किन शासकों ने दी थी। देखिए, परमार वंशों में सबसे पहले शाह किसने लगाया, ऊपर मैं आपको बता चुका, बलभद्र शाह। इनको यह उपाधि बोला जाता है लोधी शासकों के द्वारा दी गई थी। अब ये लोधी कौन था, इसको लेकर डाउट है। कहीं पर बताया गया है कि ये बहलोल लोधी था और कहीं पर बताया गया है ये बख्तियार लोधी था। तो आपको नाम तो अभी तक नहीं पूछा गया है, अगर पूछा जाए नाम तो आप पहला रेफरेंस बहलोल लोधी को दें। हालांकि इसका टाइम पीरियड बलभद्र शाह के साथ फिट नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर यही देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक जो एग्जाम में आया है, आपसे केवल लोधी शासक पूछा गया है कि किन शासकों ने दी थी, लोधी शासकों ने दी थी, ठीक है। किसके काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर असफल आक्रमण किए थे। चंद शासक था लक्ष्मी चंद, इसने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया मानशाह के काल में, ठीक है। उस समय परमार राजा कौन था, मानशाह, और इसने 7 बार आक्रमण किया, हर बार ये विफल यहां पर हो गया था, ठीक है। मानशाह जो बलभद्र शाह थे 43वें राजा, उनके उत्तराधिकारी थे, 44वें राजा थे परमार वंश के, ठीक है। मानवोदय काव्य किसकी रचना है। तो मानवोदय काव्य ये कवि भरत की रचना है। कवि भरत को जहांगीर के द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। इन्होंने मानवोदय काव्य की रचना करी, जिसमें हमें मानशाह और परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो मानवोदय काव्य है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो इसकी भाषा भी आपको याद रखनी है, संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है, जीतू बगड़वाल के समकालीन परमार शासक कौन था। देखिए, जीतू बगड़वाल किसका सेनापति था, ये मानशाह का सेनापति था। इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, जहांगीर द्वारा किस शासक को घोड़े व हाथी उपहार में दिए गए थे। देखिए, पहला जो मुगलों से भेंट करने वाला शासक माना जाता है वो श्याम शाह को माना जाता है। इसकी भेंट जहांगीर के साथ हुई थी और इसे जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसकी जानकारी हमें जहांगीर नामा से मिलती है कि उसने गढ़वाल के राजा श्याम शाह को, हालांकि इसका नाम वहां पर अलग बताया गया है, इसका नाम कहीं पर बलराम शाह देखने को मिलता है, राम शाह देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यह माना गया कि वो बलराम शाह कौन है, यही श्याम शाह है, जिस गढ़वाल के राजा को इसने हाथी घोड़े दिए थे। तो याद रखेंगे, मुगल राजा ने हाथी घोड़े किसको दिए, श्याम शाह को दिए थे, ठीक है, उपहार समेत। ये पूछा गया है। इसकी भेंट भी जहांगीर के साथ होती है। किस परमार राजा के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का उल्लेख हमें श्याम शाह के काल में मिलता है। बोला जाता है कि जब श्याम शाह की मृत्यु हुई, इसके साथ इसकी 60 रानियां सती यहां पर हो गई थी। तो सती प्रथा का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, तो श्याम शाह के काल में मिलता है।
श्याम शाह के समय वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने करी थी? एक ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, इसकी रचना कवि शंकर देव ने करी थी और कवि शंकर देव श्याम शाह के राजगुरु थे। पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। किस राजा को विलासी राजा की उपमा दी गई है? तो श्याम शाह को विलासी राजा बोला गया है। ठीक है। वर्ष 1625 में श्रीनगर में केशवराय मठ की स्थापना किसने करी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। केशवराय मठ कहाँ है? तो ये आपके श्रीनगर में है। 1625 में इसकी स्थापना महिपति शाह के द्वारा करी गई थी। ठीक है। किसे गर्वभंजन भी बोला जाता है? तो गर्वभंजन के नाम से महिपति शाह को बोला जाता है। ये पूरा अपने समय में अपने दुश्मनों के साथ लड़ाइयाँ लड़ता रहा और उनको पराजित करता रहा, जिसके बाद इसे गर्वभंजन के नाम से जाना गया। गर्वभंजक अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो माधो सिंह भंडारी को बोला जाता है। ठीक है। एक और चीज याद रखना, महिपति शाह सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला पंवार शासक था। इससे पहले था श्याम शाह। श्याम शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ उसकी 60 रानियां सती हो जाती हैं। श्याम शाह की कोई भी संतान नहीं थी, जिसके बाद उसका चाचा महिपति शाह गद्दी पर बैठता है। तो इसे आपको याद करना है, पूछा जा सकता है सबसे अधिक उम्र में राजा कौन बना था? महिपति शाह। मुगल लेखकों के द्वारा किस राजा को अक्खड़ राजा कहा गया है? तो अक्खड़ राजा की उपाधि महिपति शाह को दी गई किसके द्वारा? मुगल जो लेखक हैं इनके द्वारा। दरअसल शाहजहां का राज्य अभिषेक हो रहा था और महिपति शाह ने उसके राज्य अभिषेक में जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद मुगल लेखकों ने इसको ये उपाधि दी थी, अक्खड़ राजा। ठीक है। अर्ली जेसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया किसकी रचना है? तो अर्ली जेसूट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया ये रचना है सी बेसिल्स की। इसका नाम याद रखना है, पूछा जाता है। किस पंवार शासक ने कुमाऊं युद्ध में बलिदान दे दिया था? देखिए, कुमाऊं युद्ध में मरने वाला जो पंवार राजा था वो था महिपति शाह। ठीक है। ये कुमाऊं के युद्ध में, यानी कि जो गढ़वाल और कुमाऊं के लगातार युद्ध होते रहते थे, तो उस युद्ध में मारे जाने वाला पहला और आखिरी राजा महिपति शाह था। ठीक है। कहा जाता है कि महिपति शाह के समय उत्तराखंड में कुछ नागा साधु आए और महिपति शाह ने कुछ नागा साधुओं की हत्या वहां पर करवा दी, जिसके बाद महिपति शाह को काफ़ी दुख हुआ। ये वहाँ पे गए भरत मंदिर में जो ऋषिकेश में है, वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना पश्चाताप किया। वहाँ पर जाकर इनको लगा कि जो भरत मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति है वो इन्हीं को देखी जा रही है, तो उसके कारण इन्होंने डर के मारे मूर्ति की भी दोनों आंखें निकलवा दी, जिसके बाद इनको फील हुआ कि इन्होंने अपने पाप को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसी को कम करने के लिए, इसका प्रायश्चित करने के लिए इनके निमंत्रण पर कुमाऊं का युद्ध हुआ। चंद राजा ने आक्रमण किया जिसमें इनका बलिदान हुआ। ठीक है। तो इसको याद रखना है, पूछा जाता है किस पंवार शासक ने नागा साधुओं की हत्या करवाई? महिपति शाह। किस पंवार राजा ने ऋषिकेश के भरत मंदिर से मूर्ति की आंखें निकलवाई? महिपति शाह। ठीक है। रोटी सूची प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? तो रोटी सूची प्रथा इसे महिपति शाह ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है। अपने तिब्बत अभियान के दौरान इसने बोला था कि अब रोटी सूची जो प्रथा है इसे यहाँ पर लागू किया जाता है, जिसके तहत कैसे भी रोटी बनाई जाए, कोई भी बनाए उसे शुद्ध माना जाएगा। मौलाराम ने महिपति शाह को क्या बोला था? तो मौलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड के नाम से संबोधित किया था। देहरादून में करणपुर नगर किसने बसाया था? तो करणपुर नगर देहरादून का इसे रानी कर्णवती ने बसाया था। रानी कर्णवती महिपति शाह की पत्नी थी और रानी कर्णवती को ताराबाई या गोलकुंडा की दुर्गावती या नागकाटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पृथ्वीपति शाह की ये संरक्षिका थी। नेक्स्ट है, माधो सिंह भंडारी किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? देखिए, माधो सिंह भंडारी छोटा चीन का जो तुमुल युद्ध था इसमें मारे गए थे। ठीक है। यह युद्ध सतलज नदी के तट पर हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है किस युद्ध के तट पर माधो सिंह भंडारी, जिनको गर्वभंजक बोला जाता है, जिन्होंने मलेथा की गूल का निर्माण किया था, तो इन्हों का जो इनका निधन हुआ ये तुमुल युद्ध में हुआ, छोटा चीन के। ठीक है।
1635 में मुगल सेना ने किसके नेतृत्व में दून घाटी पर आक्रमण किया था? देखिए 1635-36 का टाइम यहां पर होगा, जिसमें जो नवाजत खान था इसके नेतृत्व में मुगल सेना ने दून घाटी पर आक्रमण किया, जिसके बाद जो रानी कर्णवती थी, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका, उन्होंने इसकी और इसकी सेना के नाक कान कटवा दिए और नाक काटी रानी के नाम से फिर कर्णवती जानी गई। कौन था? नवाजत खान। किसने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मोगोर में कर्णवती को साक्षात दुर्गा कहा है? तो साक्षात दुर्गा रानी कर्णवती को निकोलस मनुची के द्वारा बोला गया है। किस पंवार शासक ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया और वहां का राजा दिलीप शाह को बनाया? तो दूसरी राजधानी राजगढ़ी में किसने स्थापित करी? पृथ्वीपति शाह ने, और वहां का राजा उसने दिलीप शाह को बनाया। मुगल शासक शाहजहां ने 1655 में किसके नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था? देखिए शाहजहां ने 1636 में भी भेजा नवाजत खान के नेतृत्व में, उसकी हार हुई। 1655 में उसने दोबारा से गढ़वाल पर आक्रमण करना चाहा, खलीलुल्लाह कासिम खान के नेतृत्व में, खलीउल्लाह हो गई है, ठीक है, तो उसके नेतृत्व में, जिसके बाद जब यह आक्रमण हुआ, जो कुमाऊं का राजा था, जो हिमाचल का राजा था, हिमाचल को उस समय सिरमौर बोलते थे, उन दोनों ने भी नवाब इसी का साथ दिया, जिसके बाद जो दून घाटी था वहां पर इनका अधिकार हो जाता है मुगलों का। हालांकि 1655 की बात है, इसके तुरंत बाद दिल्ली में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बाद, जिसके बाद ये फिर वापस चले जाते हैं। मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह को किसने शरण दी थी? देखिए मुगल शहजादा जो सुलेमान शिकोह था, इसको शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। 1658 में ये दिल्ली से भागकर यहाँ पर आया था। इसका पिता था दारा शिकोह, जिसको औरंगजेब ने मार दिया था, और ये भागकर यहाँ पर आया। इसको शरण किसने दी? पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है। इसको सुलेमान शिकोह को अभागा शहजादा भी बोला जाता है, और जो इसका पिता था दारा शिकोह, उसे लघु अकबर भी बोला जाता है। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है? तो पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र ये मेदिनी शाह को बोला जाता है। ये पृथ्वीपति शाह का पुत्र था। जैसा हमने देखा कि सुलेमान शिकोह गढ़वाल में आ जाता है, पृथ्वीपति शाह उसको शरण देता है, औरंगजेब डिमांड करता है कि इसको मेरे पास वापस भेजा जाए, पृथ्वीपति शाह भेजने से मना कर देता है। लेकिन मेदिनी शाह जो जयसिंह यहाँ पर आया था, उसके साथ मिलकर जो सुलेमान शिकोह है उसे दिल्ली वापस भेज देता है। हालांकि बोला जाता है कि सुलेमान शिकोह खुद ही निकल गया था, लेकिन रास्ता भटक गया। वो नेपाल की साइड जाना चाहता था, लेकिन वो हाथ इन लोगों के लग गया था, जो इसको दिल्ली में फिर ले जाते हैं और औरंगजेब उसकी वहां पर हत्या कर देता है। तो इस षड्यंत्र में मेदिनी शाह भी शामिल था। इसे पृथ्वीपति शाह राज्य से निकाल देते हैं। फिर ये गढ़वाल छोड़कर चला जाता है दिल्ली में, वहीं पर इसकी मृत्यु होती है। तो इसे ही पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रैवल्स इन इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो ट्रैवल्स इन इंडिया यह किताब ट्रैवर नियर की रचना है। पेपर में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का। आज हमने भाग 57वां हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। जो अतिरिक्त तथ्यों को हमने देखा उनसे आपको ज़रूर यहाँ पर मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।